बोलो भारत माता की जय के साथ हम लोग आज हिंदी के चैप्टर 5 का कहानी पढ़ेंगे, है ना। तो आइए सब मिल के हम लोग अध्ययन करते हैं चैप्टर 5 क्लास 5 का हिंदी। जहाँ चाह वहाँ राह। हम लोग के गांव देहात में भी बूढ़ बुजुर्ग लोग बोलते हैं जहाँ चाह वहाँ राह, यानी कि जहाँ पे आप चाहिएगा रहने के लिए वहाँ रह सकते हैं। जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ आप सोच लीजिएगा वहाँ से रास्ता भी आप बना सकते हैं। इसका मेन मकसद यही है। तो जहाँ चाह वहाँ राह आज हम लोग कहानी पढ़ेंगे, समझेंगे और देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आप लोग की स्क्रीन पर चैप्टर 5 क्लास 5 का जहाँ चाह वहाँ राह। आप लोग के स्क्रीन पे अब दिख रहा होगा कि मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। पहला लाइन है, मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था, किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी, है ना। किनारों पर मतलब का कोई नदी का किनारा उनारा होगा। किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू भर भरवा टांके अपना कमाल दिखा रहे थे, है ना। पल्लू भर भौरा टांके अपना कमाल दिखा रहे थे, है ना। आगे देखते हैं। सुनहरे रूप पहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इसमें मलमल में इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। कौन सजाया था इनको? इला सचानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने, है ना। इला के अनूठी मिसाल है ना। इला के हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने, जो वो कढ़ाई कर रही थी उसका नमूना का। आगे बढ़िए देखते हैं। देख रहे हैं ये तस्वीर, इसमें हाथ इसका जो है वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है ना, यानी कि विकलांग लड़की है इला, है ना। और उसका जो है कढ़ाई किया हुआ बहुत अच्छा होगा। चलिए इसी पे है आगे। 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती थी। 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती थी। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछे लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पीट पीटी बजाते, है ना। कनेर के पत्तों से पीट पीटी बजाना मतलब सीटी बजाते थे ना। कुछ गीटे खेलते थे, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते थे ना। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते ना। ऊंचा ऊंचा झूला इसे स्विंग करते, बहुत ऊंचा ऊंचा तक ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। और ऊंचे स्वर में क्या एक साथ गाते, है ना। कच्चे नीम की निबोरी सावन जल्दी अइयो रे, है ना। कच्चे नीम की निबोरी सावन जल्दी अइयो रे। इला गाने में उनका साथ देती पर उनके साथ पेगे नहीं ले पाती। गाने में साथ देती थी पर उनके साथ झूला झूल नहीं पाती थी, पेगे नहीं ले पाती थी। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे, है ना। रस्सी पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती थी पर हाथ नहीं उठते थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती। क्या करती? चुपचाप एक किनारे बैठ जाती। मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती, है ना। पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती थी। साथियों के साथ जमकर दौड़ती मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती, है ना। पकड़म पकड़ाई में क्या होता है, ऐसे धप्पा मारा जाता था पीछे से, तो हाथ तो उसका सही नहीं था। तो जब धप्पा मारने की बारी आती तो निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी।
हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। ईला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। ईला ने अपने हाथ की इस जिद को चुनौती माना। उसने सब अपने पैरों से करना सीखा जो हाथों से करते हैं, और वो सब क्या कर रहे थे, जो हाथों से करते हैं वो सारा काम उसने पैरों से करना सीखा। दाल भात खाना, दूसरे के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया, है ना। सब लिखना पढ़ना सब पैर से ही करने लगा। दाखिला मिलने के में भी उसे परेशानी हुई, है ना। स्कूल में नाम लिखाने में भी परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी, है ना। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाले नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। ईला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है ना। ईला को यह मालूम नहीं था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए खिलौने का काम कर सके, है ना। परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके, सॉरी खिलौने का बोल रहे हैं, लिखने का काम कर सके। यह जानकारी ईला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता, है ना। उसको ये पता ही नहीं था कि उसको जो है अतिरिक्त समय मिलता और एक लिखने वाला व्यक्ति भी अलग से रख सकती थी। उसे इस बात का बहुत दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता। उसकी माँ और दादी कांसीदा कारी करती थी, कांसीदा कारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए देखती। न जाने कब उसे कसीदकारी करने की ठान ली, है ना। यहाँ भी उसने अपने पैरों से के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थमाकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान नहीं था, पर कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह, है ना। ये सब आसान नहीं था पैर से करना, लेकिन जब सोच लोगे कि हमको यही करना है, वहीं से रास्ता तैयार हो जाता है। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। 15-16 साल की होते होते ईला कठियावाड़ी कांसीदारी में माहिर हो चुकी थी। किसी वस्त्र पर किसी तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाँके कौन से लगे, यह सब वह समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी, है ना। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक रहा था। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। ईला के काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ कई टाँके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों की चिकनकारी से सजाया था, डांडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृति को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई, ना। पारंपरिक डिजाइन जो पहले से आ रहा था उसमें नवीनता लोगों को बहुत भाई। ईला के पांव अब रुकते नहीं, आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रूप पहली बूटियां उकेरते थकती नहीं थी, है ना। कपड़ा पर पूरा बूटियां उकेरते रहती थी। आगे बढ़ते हैं।
तो इस तरह से जो है जहाँ चाह वहाँ राह। देखिए एक तस्वीर दिखा रहा है विद्यार्थी जी लोग कि जैसे जैसे पहाड़ चढ़ रही है बच्ची, वैसे वैसे रास्ता बनते जा रहा है ना। तो जहाँ चाह वहाँ राह, यही है। चलिए इसी में एक और कहानी है जो कि इंक्लूडेड है, आगे चलते हैं तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये और नीचे बात का सफ़र, क्या है, बात का सफ़र। जो बात है वो कैसे कैसे आगे बढ़ा। तो देखिए बात का सफ़र में जो है बाबू लोग, वो क्या लिखा हुआ है कि वेब कैमरा, कम्युनिकेटर, कबूतर, है ना, पोस्ट कार्ड, हरा करा, संकेत भाषा, कुरियर, टेक्स्ट मैसेज, ईमेल, इस लंबी सूची में और क्या जोड़ा जा सकता है, इन सभी में क्या समानता है, सड़कों के चौराहे पर खड़ा ट्रैफिक पुलिस का आदमी का क्या करता है, कथक, भारतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य की भाव भंगिमाएँ क्या अभिव्यक्त करती है, या फिर एक क्लास में जहां टीचर पढ़ाने में मशगूल हो, दो बच्चे आंखों के इशारे से होठों को हिलाकर या किसी कागज के टुकड़े पर कुछ लिखकर क्या कर रहे होंगे। ऐसा तो हर किसी के साथ जरूर होता होगा। अपनी बात कहने की जरूरत तो सभी को होती है, तरीका भले ही बदल जाए। रिमझिम के इस भागों में बात है बीते कल की और ऐसे भविष्य की जो बच्चे को रोमांचित करे। वे दिन भी क्या दिन थे। विज्ञान कथा के प्रसिद्ध लेखक आइजक सेमिमोवा की लिखी कहानी है। यह कहानी आज से 150 साल बाद की स्कूल की कल्पना करती है। आज से 150 साल के बाद कैसा स्कूल होगा, इसकी कल्पना करती है। कहानी पढ़कर शायद इन स्कूलों को कोई स्कूल ही न कहना चाहे। कल्पना है ऐसे भविष्य की जहाँ स्कूल में कोई शिक्षक न हो और विद्यार्थी एक ही हो। ऐसे स्कूल में बच्चे सीखेंगे किससे, बातें किससे करेंगे, खेलेंगे किसके साथ। हम जो पत्र लिखते हैं उसके जवाब का भी इंतज़ार करते हैं। पत्र को ले जाने वाला और उसका जवाब लाने वाला डाकिया है। डाकिया की कहानी कंवर सिंह की जुबानी एक भेंट वार्ता है। रिमझिम की श्रृंखला में पहली बार भेंट वार्ता की विधा आ रही है। इसमें बच्चे देखेंगे कि किस तरह से ऐसे प्रश्न पूछे गए जिनसे से ज़्यादा जानकारी हासिल हो सके। व्यक्ति को अपने विचारों और अनुभवों को खुलकर अभिव्यक्त करने का मौका मिले। यानी कि जो भी व्यक्ति का अपना विचार है और अभिव्यक्ति है वो दूसरे के पास पूरा खुल के रखे, यही बात होनी चाहिए। कंवर सिंह जो पहाड़ी इलाके में डाक बांटने का काम करते थे, कंवर सिंह क्या करते थे, पहाड़ी इलाकों में डाक बांटने का काम करते थे। अपने काम, निजी जिंदगी, काम में पेश आने वाली दिक्कतों के बारे में बात करते हैं। डाक के जरिए संदेश पहुंचाने का काम थका देने वाला ही नहीं, जोखिम भरा भी हो सकता है। डाक के जरिए जो संदेश पहुंच रहा था उसमें केवल थकाने वाली ही बात नहीं थी, जोखिम भरा भी बात थी। चिट्ठी का सफ़र एक ऐसे सफ़र पर ले जाएगा जो अतीत और वर्तमान के संदेशवाहकों की झलकियां देगा। संदेश पहुंचाने की ज़रूरत इंसानों को हमेशा से रही है ना। आज डाक क्षेत्र बेहद फैला हुआ है। समय के साथ यह तकनीकी भी हो गया है। कुछ दशकों पहले यह संदेश कुछ दिनों में पहुंचता था और आज पलक झपकते ही अपनी बात हम सैकड़ों मील दूर तक पहुंचा सकते हैं। अपनी बात किसी तक पहुंचाने का तरीका समय के साथ बदलता रहता रहा है। समय के साथ संप्रेषण और संचार के माध्यम में बदलाव आया है। इन माध्यमों का इस्तेमाल अलग अलग उद्देश्यों के लिए समाज के विभिन्न वर्गों के लिए हुआ है। एक माँ की बेबसी देखिए, है ना, एक माँ की बेबसी, एक माँ की क्या बेबसी हो सकती है। मन को छू लेने वाली कविता है। कविता पाठ को किसी तरह से प्रभावित करती है, यह पाठक के अनुभव पर निर्भर करता है। यानी कविता पाठक को किस तरह प्रभावित करता है, ये पाठक के अनुभव पर निर्भर करता है। यह कविता एक ऐसे बच्चे के बारे में है जो बोल नहीं सकता।
गली मोहल्ले के बच्चे के लिए वह अजूबा था। बातचीत के जरिए हम दूसरों को समझ और जान पाते हैं। संवाद न होने से वह दूसरा हमारे लिए अनजान बना रहता है। पर मौखिक बातचीत के अलावा दूसरे के भावों को समझने के कई तरीके हो सकते हैं, है ना। क्या होता है, दूसरे के भावों को समझने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि वो बोलबे करे, आँख से भी इशारा कर सकते हैं, होठ हिला के इशारा कर सकते हैं, हाथ से इशारा कर सकते हैं। तो उसके अलावा भी दूसरे के भावों को समझने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। ये देखिए, ये रहा पत्र, है ना। बफलो, न्यूयॉर्क, 20 मार्च 1995। प्रिय नित्या, तुम्हारा 17 जनवरी का पत्र मिला। तुम प्रतियोगिताओं में भाग ले रही हो, यह पढ़कर बड़ा अच्छा लगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जीतने पर घमंड से बचना और प्रथम न आने पर मन छोटा मत करना, है ना। आगे बढ़ते हैं। जीत महत्वपूर्ण है, लेकिन अपनी पूरी क्षमता से प्रतियोगिता में भाग लेने भी अपने आप में एक उपलब्धि है। तुमने सेट्स और डॉलर की फरमाइश की है, जरूर लाऊंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि घर में अमेरिकी सिक्कों और नोट होने चाहिए। अस्मी का दाखिला, है ना, अस्मी का दाखिला तुम्हारे स्कूल में हो गया है, ये अच्छा हुआ। अब तुम्हें एक दूसरे से भिड़ंत और स्नेह का आदान प्रदान करने के लिए शाम का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यानी कि छोटी होगी उससे, अस्मिता का भी वही स्कूल में हो गया एडमिशन। अब लड़ाई करो या आदान प्रदान करने के लिए शाम का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अस्मिता का अंग्रेजी लहजे में बोलने का शौक बुरा नहीं, बस एहतियात ये रखो कि हिंदी बोलो तो हिंदी, अंग्रेजी बोलो तो अंग्रेजी, है ना। हर वाक्य में दो भाषाओं की खिचड़ी अधकचरेपन की निशानी है। सिर्फ यदा कदा तालमेल होना चाहिए। यहाँ बर्फ पिघल गई है, बसंत आने को है। बसंत के स्वागत में कौन सा राग गाते हैं मैं नहीं जानता, अस्मिता को आशीर्वाद है ना। सर सने नरेंद्र नाथ। तो ये जो है एक चिट्ठी लिखा हुआ था बाबू, है ना, 1995 में। ये रहा आप लोग के लिए चैप्टर 5 का पूरा चैप्टर, है ना। तो चैप्टर 5 में हम लोग क्या पढ़ लिए, जहाँ चाह वहाँ राह के साथ साथ बातों का सफर और एक पत्र भी। क्वेश्चन आंसर हम लोग इसका बाद में करेंगे। तो मिलते हैं बाबू अगले वीडियो में। तो विद्यार्थी जी लोग, आप लोग पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए और आगे बढ़िए।